my YouTube channel. Today I am going to tell you some important terms about the chapter number 7, the interview from your course book Flamingo of class 12. If you don't have time to detailed explanation, you can see this video. This is going to be very useful for you. So let us begin. अब देखिए सबसे पहले जान लेते हैं चैप्टर नंबर 7 द इंटरव्यू. इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर. अब देखिए क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने एक बुक लिखी है. इस बुक में इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज को एडिट किया है, इसीलिए यहाँ पर दिया गया है एडिटेड बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर. इनकी एक बुक है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज. इस बुक में इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज को एडिट किया है. लिखा है 1859 से लेकर प्रेजेंट डे, मीन्स 1859 से लेकर प्रेजेंट डे जिस दिन बुक पब्लिश होने गई होगी उस दिन तक के सभी इंटरव्यूज इन्होंने इस बुक में एडिट किए हैं. द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज. यहाँ पर मैंने देखिए कुछ की पॉइंट्स बोर्ड पर लिखे हैं जिससे मैं शॉर्ट में आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कर पाऊं या समझा पाऊं. अब देखिए क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने एक बुक में बहुत सारे इंटरव्यूज को एडिट किया है और इनकी बुक के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से ये एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा एग्जैक्ट आपकी बुक में दिया गया है जिस चैप्टर का नाम है द इंटरव्यू. ठीक है. अब देखिए पार्ट फर्स्ट में ऑथर क्या कह रहे हैं. पार्ट फर्स्ट में ऑथर क्या कह रहे हैं, इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. अब जान लेते हैं हम कि क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर पार्ट फर्स्ट में किस चीज की बात कर रहे हैं. सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि इंटरव्यूज की शुरुआत कैसे हुई और ज्यादातर जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो इंटरव्यूज के बारे में क्या फील करते हैं. तो यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में हम जान लेते हैं कि इंटरव्यूज की शुरुआत कब हुई. तो यहाँ पर ऑथर के अकॉर्डिंग जो इंटरव्यूज की जो शुरुआत थी वो 130 इयर्स पहले मानी जाती है. मीन्स 130 इयर्स पहले ही इंटरव्यूज की शुरुआत हो चुकी थी, इसका इन्वेंशन हो चुका था. और आजकल जर्नलिज्म में जैसा कि आप टीवी न्यूज चैनल में देखते हैं या अखबार में पढ़ते हैं, जो इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचाई जाती है, तो जर्नलिज्म में ये आम बात हो गई है आजकल इंटरव्यू लेना. आपने देखे ही होंगे कि रोज सेलिब्रिटीज इंटरव्यू देते ही रहते हैं और कुछ सेलिब्रिटीज के तो इंटरव्यूज रिपीट ही होते रहते हैं. क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर यहाँ पर बता रहे हैं कि वो इतने ज्यादा सरप्राइज हैं ये देखकर कि इंटरव्यूज के इतने सारे फंक्शंस होते हैं, इतने सारे मेथड्स होते हैं, इतनी मेरिट्स होती हैं और ये बहुत ही बड़े लेवल पर एक लार्ज स्केल पर डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं और अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं. अब देखिए कुछ सेलिब्रिटीज का ये कहना है कि ये उनकी लाइफ में एक अनवारंटेड इंट्रूजन है, मींस एक अनफेयर दखल अंदाजी है और कभी कभी उसकी वजह से उनको डिमिनिशेस का भी सामना करना पड़ता है. मींस उनका जो स्टेटस है वो जनता के आगे लो हो जाता है. तो यहाँ पर कुछ सेलिब्रिटीज का ये मानना है कि जो इंटरव्यूज होते हैं वो उनकी लाइफ में एक अनवारंटेड, एक अनफेयर दखल अंदाजी होते हैं जिससे उनका स्टेटस लो हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है. अब देखिए हम जान लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ऑथर इंटरव्यूज के बारे में क्या क्या ओपिनियंस रखते हैं और क्या क्या फील करते हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑथर है V.S. नायपॉल. इनके एंसेस्टर इंडिया से बिलोंग करते थे और इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता है. तो V.S. नायपॉल का ये कहना है पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज एंड लूज ए पार्ट ऑफ देमसेल्व्स. यहाँ पर V.S. नायपॉल का ये कहना है कि लोग इंटरव्यू से घायल हो जाते हैं, वुंडेड हो जाते हैं जब सामने वाला जो इंटरव्यूअर होता है, जो सेलिब्रिटी से कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, इस तरीके के तीखे सवाल करता है जो सेलिब्रिटी को हर्ट कर देते हैं. अब देखिए इस चीज को जान लेते हैं. जो इंटरव्यू लेता है, जो क्वेश्चन रेज करता है उसको हम इंटरव्यूअर कहेंगे और जो इंटरव्यू देने वाला होता है उसको हम इंटरव्यूई बोलेंगे. तो यहाँ पर V.S. नायपॉल का ये कहना है कि जो लोग हैं वो वुंडेड हो जाते हैं, लोग घायल हो जाते हैं जब उनसे इंटरव्यूअर कुछ तीखे सवाल पूछता है और यहाँ पर सेलिब्रिटीज के जो लाइफ के जो भी सीक्रेट होते हैं वो जनता के आगे रिवील हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं
तो इससे वो अपनी लाइफ का कोई भी पार्ट खो देते हैं जनता के आगे, उनके लाइफ के सीक्रेट ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम में ये लाइन भी डिफाइन करने के लिए आ सकती है। अब है नेक्स्ट ऑथर लेविस कैरोल, जो कि एलिस इन वंडरलैंड के क्रिएटर हुआ करते थे। इनके मन में तो डर बैठा हुआ था इंटरव्यूअर के लिए, और ये इंटरव्यू देने से इतना डरते थे और लॉयलाइज होने से बहुत ज्यादा डरते थे कि ये जनता के सामने फेमस ना हो जाए। तो फेम से इनको बहुत डर लगता था और कभी भी इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं होते थे। इंटरव्यूअर के लिए तो इनके मन में बहुत ही ज्यादा डर बैठा हुआ था, तो ये कभी भी इंटरव्यू देने के लिए रेडी नहीं होते थे। और अपने जान पहचान वालों से और जो भी इनका ऑटोग्राफ मांगते थे ना, उनसे ये हमेशा एक डिस्टेंस बना के रखते थे और हमेशा शांति में वर्क किया करते थे। और इनका जो वर्क था वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता था और लोग उसको पढ़ के बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई महसूस करते थे। अब जान लेते हैं रुडयार्ड किपलिंग के बारे में, जो कि जंगल बुक के ऑथर रह चुके हैं। अब इनके अकॉर्डिंग तो इंटरव्यू लेना एक क्राइम है, एक असॉल्ट है, एक इमोरल चीज है, मीन्स अनैतिक चीज है। इंटरव्यू के लिए ये तो बहुत ही ज्यादा कंडमनेटरी एटीट्यूड रखते हैं, बहुत ही निंदात्मक एटीट्यूड रखते हैं। रुडयार्ड किपलिंग के अकॉर्डिंग इंटरव्यू लेना एक क्राइम है, क्राइम से भी बढ़कर एक असॉल्ट है, एक फिजिकल अटैक है, जो कि एक सेलिब्रिटी के ऊपर किया जाता है जब उससे तीखे सवाल पूछे जाते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इंटरव्यूई के मीन्स सेलिब्रिटी के सारे सीक्रेट्स जनता के सामने, पब्लिक के सामने ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग के अकॉर्डिंग इंटरव्यू स्किल जो है वो एक क्राइम है, बल्कि एक क्राइम से भी बढ़कर एक असॉल्ट है, जो कि सामने वाले के ऊपर किया जाता है, एक फिजिकल अटैक किया जाता है, इमोरल है और बहुत ही लो ग्रेड की चीज है। और लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी रुडयार्ड किपलिंग ने एक इंटरव्यू लिया था मार्क ट्वेन का। ठीक है, अब जान लेते हैं नेक्स्ट ऑथर के बारे में, H.G. वेल्स, जो कि इंटरव्यू को एक ऑर्डियल समझते हैं, मीन्स एक कठिन परीक्षा मानते हैं। ये एक छोटी चीज नहीं है, ये एक कठिन परीक्षा की तरह है। इन्होंने एक फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू दिया था, ये एक फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूई रह चुके हैं और इन्होंने जोसेफ स्टैलिन का भी इंटरव्यू लिया था। तो यानी कि इसका मतलब है कि ये इंटरव्यूई भी रह चुके हैं और इंटरव्यूअर भी रह चुके हैं। अब जान लेते हैं सोल बिलो के बारे में। सोल बिलो का क्या कहना है? सोल बिलो के अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे, सेवरल लोकेशंस पर वो बहुत सारे इंटरव्यूज दे चुके हैं, लेकिन कभी कभी उनको ऐसा फील होता है थंब प्रिंट ऑन हिज विंड पाइप, मीन्स उनके गले पर किसी ने हाथ रखा हुआ है और कोई उनका गला जोर से दबा रहा है। अब जान लेते हैं डेनिस ब्रेन के बारे में। डेनिस ब्रेन का लास्ट में ये कहना है कि जो इंटरव्यूज होते हैं, जब उसमें एक आदमी दूसरे से क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पर क्या होता है, इंफॉर्मेशन शेयर होती है। जब दो आदमी बैठ के एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्वेश्चन पूछता है, एक उसका जवाब देता है, तो जब हम उससे रिलेटेड नॉलेज जनता तक पहुंचाते हैं तो जनता को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर इतने सारे ड्रॉबैक्स होने के बावजूद भी, इतनी सारी कमियां होने के बावजूद भी इंटरव्यूज को एक सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है। इतनी सारी कमियां हैं इंटरव्यूज स्किल में, लेकिन उसके बावजूद भी इंटरव्यूज को एक सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है। मींस एक सुविधाजनक तरीके से हम इंटरव्यूज में बैठ के आराम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं और जब हम बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं, कोई भी सेलिब्रिटी किस तरीके से फेमस हुआ है, उसकी लाइफ से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बातें जब जनता के सामने आती हैं तो पब्लिक को कुछ ना कुछ अच्छी चीज सीखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि इतने सारे ड्रॉबैक्स होने के बावजूद भी इंटरव्यू स्किल जो होती है वो एक सर्विसेबल मीडियम है कम्युनिकेशन का। अब देखिए इस चैप्टर के पार्ट सेकंड में हम एक इंटरव्यू पढ़ेंगे, जो कि एक एग्जांपल के तौर पर आपकी बुक में दिया गया है, इस चैप्टर में दिया गया है। यहाँ पर इंटरव्यूई कौन है? अम्बर्टो इको, जो कि एक यूनिवर्सिटी के बहुत ही बड़े प्रोफेसर हुआ करते थे, सेमियोटिक्स के प्रोफेसर।
प्रोफेसर हुआ करते थे। सेमियोटिक्स क्या होता है? सेमियोटिक्स होता है स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स, मीन्स जो चिन्हों की जो पढ़ाई होती है, जो सिंबल्स की जो पढ़ाई होती है, उसके स्कॉलर रह चुके थे। अब देखिए यहाँ पर अम्बर्टो इको क्या है? ये एक इंटरव्यू ही है जो इंटरव्यू दे रहे हैं। इनका इंटरव्यू कौन ले रहा है? मुकुंद पद्मनाभन, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर रह चुके थे। ये इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। मुकुंद पद्मनाभन कौन है? मुकुंद पद्मनाभन इंटरव्यूअर है। ठीक है, तो ये बात आप जान ले, मुकुंद पद्मनाभन अम्बर्टो इको का इंटरव्यू लेते हैं और कुछ क्वेश्चन उनसे पूछते हैं। अम्बर्टो इको जो कि इटली में यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में प्रोफेसर थे, किसके? सेमियोटिक्स के। और इनका जो वर्क का जो एरिया आप देखें ना, इतना बड़ा फील्ड है, इतनी वाइड रेंजिंग में इन्होंने वर्क किया है। लिटरेरी फिक्शंस इन्होंने लिखे हैं, बच्चों की बुक्स इन्होंने लिखी हैं, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स इन्होंने लिखे हैं और एसेज लिखे हैं, बहुत सारी चीजें। इनका लिखने का जो आप फील्ड देखें, बहुत ही बड़े लेवल पर है। अब देखिए अम्बर्टो इको जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में प्रोफेसर हुआ करते थे, और ये यूनिवर्सिटी कहाँ थी? ये थी इटली में। अब यहाँ पर मैंने कुछ की पॉइंट्स ही ओनली बोर्ड पर लिखे हैं आपको शॉर्ट में समझाने के लिए। मुकुंद पद्मनाभन जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटर हुआ करते थे। द हिंदू न्यूज़पेपर जो कि इंडिया का मोस्ट लार्जेस्ट एंड रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर माना जाता है। यहाँ पर देखिए मुकुंद पद्मनाभन फर्स्ट क्वेश्चन रेज करते हैं। वो अम्बर्टो इको से कहते हैं कि एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट का ये कहना है कि अम्बर्टो इको इतना सारा वर्क, लिटरेरी फिक्शन भी लिख लेते हैं, मेडिवल एज पर भी इन्होंने लिखा है, मेडिवल हिस्ट्री पर भी लिखा है, फिलॉसफी की भी बात करते हैं, बच्चों की किताबें भी लिख लेते हैं, आर्टिकल्स लिख लेते हैं, एसेज लिख लेते हैं और नॉवेल्स भी लिखे हैं। तो यहाँ पर एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट का ये कहना है कि मैं नहीं समझ सकता कि अम्बर्टो इको इतना सारा वर्क एक साथ कैसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुकुंद पद्मनाभन का ये फर्स्ट क्वेश्चन अम्बर्टो इको से है। अब अम्बर्टो इको देखिए क्या रिप्लाई करते हैं। अम्बर्टो इको कहते हैं कि लोगों को ये लगता है कि मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ, लेकिन वो हर वक्त सेम थिंग ही कर रहे होते हैं, हर वक्त वो एक ही चीज कर रहे होते हैं। और उनकी जो एक चीज में क्या चीज वर्क करती है? उनका जो एक फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट काम करता है, हर चीज को जानने की इच्छा, उससे रिलेटेड विचार, थॉट्स, उससे रिलेटेड नियम नीति, सब चीजें, उस चीज को जानने की इच्छा बहुत ही डीपली इंफॉर्मेशन के साथ। तो हर जगह उनका फिलोसफिकल इंटरेस्ट काम करता है। फिलोसफी का मीनिंग मैं आपको समझा ही चुकी हूँ, जो मेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। अगर आप बहुत ही डीपली समझना चाहते हैं इस चैप्टर को, तो आप मेरी दूसरी वीडियो जो कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में है, वहां पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ओनली की पॉइंट्स पर समझाया, बहुत ही शॉर्ट में। अगर आप एग्जाम में जाने से पहले इसको पढ़ लेंगे ना, तो आपको इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स याद रह जाएंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रह जाएंगे। और जो जो ऑथर्स ने पूछा है, जो जो क्वेश्चन रेज हुए हैं, वो यहाँ पर शॉर्ट में आपको मैं समझा रही हूँ। तो यहाँ पर अम्बर्टो इको का ये मानना था कि वो हर जगह अपने फिलोसफिकल इंटरेस्ट से ही काम करते हैं, हर जगह उनका फिलोसफिकल इंटरेस्ट काम करता है, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, सेमियोटिक्स को पढ़ा रहे हो, क्योंकि वो सेमियोटिक्स के स्कॉलर माने जाते थे। तो हर जगह उनका फिलोसफिकल इंटरेस्ट काम करता है। और यहाँ पर वो एक बात कहते हैं कि वो एम्प्टी स्पेसेस में वर्क करते हैं। वो मुकुंद को बताते हैं कि वो अपने एम्प्टी स्पेसेस में वर्क करते हैं, मींस वो एम्प्टी स्पेसेस की वैल्यू बता रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर इस पूरे यूनिवर्स से एम्प्टी स्पेसेस खत्म कर दिया जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा? मींस एम्प्टी स्पेसेस की भी एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। जो सभी प्लैनेट्स जो एक डिस्टेंस पे हैं, वहां पर वो अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। उनका सारा जो एम्प्टी स्पेस है वो एलिमिनेट कर दिया जाए हमारे पूरे यूनिवर्स से, तो सारे ग्रह आपस में टकरा जाएंगे। तो यहाँ पर अम्बर्टो इको कहते हैं कि एम्प्टी स्पेसेस की भी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो वो मुकुंद पद्मनाभन को ये कह के समझा रहे हैं कि मैं अपने एम्प्टी स्पेसेस में वर्क करता हूँ, कि जब तुम मुझसे मिलने आ रहे होगे और तुम एलिवेटर में होगे और मैं अपनी जगह पर हूँगा, अपने घर पर हूँगा,
इतनी देर में तुम मुझसे मिलने आओगे, मैं इतनी देर में एक आर्टिकल लिख चुका हूँगा। तो यहाँ पर आप इस बात को ऐसे समझ लेते हैं कि आपकी कोई टीचर क्लास में आ रही है और अभी वो आई नहीं है और आप इतने समय में खाली बैठे हो और आप फ्री टाइम में कुछ याद कर लो, कुछ वर्क कर लो, तो यहाँ पर आपने अपने एम्प्टी स्पेस को यूज कर लिया। तो यहाँ पर अम्बर्टो इको एम्प्टी स्पेसेस को क्या कह के बुलाते हैं? वो एम्प्टी स्पेसेस को इंटरस्टिक्स कह के बुलाते हैं। ठीक है, अब मुकुंद यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रेज करते हैं। वो कहते हैं अम्बर्टो इको से कि आपने जो भी अपना स्कॉलरली वर्क किया है, जो भी आपने यूनिवर्सिटी के लिए लिखा है या एजुकेशनल किताबें लिखी हैं, वो आपने बहुत ही प्लेफुल मैनर में लिखी है और आपने उसमें अपनी पर्सनल क्वालिटी भी ऐड की है। तो मुकुंद यहाँ पर ये क्वेश्चन अम्बर्टो इको से पूछते हैं। अम्बर्टो इको कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशन पेश की थी अपने प्रोफेसर को, डिसर्टेशन का मीनिंग होता है एक रिसर्च पेपर जो पीएचडी से पहले दिया जाता है। तो अम्बर्टो इको यहाँ पर बता रहे हैं कि जब उन्होंने फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशन अपनी पेश की थी, प्रेजेंट की थी एक प्रोफेसर के आगे, तो उन्होंने कहा था कि ज्यादातर जो स्कॉलर्स होते हैं वो एक इंट्रोडक्शन डालते हैं और एक झूठी इमेजिनेशन उसमें ऐड करते हैं, फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख लेते हैं। लेकिन अम्बर्टो इको ने अपनी रिसर्च की ही स्टोरी अपनी डिसर्टेशन में प्रेजेंट कर दी। तो यहाँ पर वो एक नैरेटिव एस्पेक्ट में लिखते हैं, मीन्स एक कहानी की तरह चीजों को लिखते हैं। तो अम्बर्टो इको ने अपनी रिसर्च की स्टोरी ही अपनी डिसर्टेशन में पीएचडी के लिए अपने प्रोफेसर को प्रेजेंट कर दिया और उनके प्रोफेसर ने वो जो रिसर्च पेपर था उसको तुरंत ही पब्लिश करने के लिए दे दिया एक बुक की तरह। मुकुंद यहाँ पर अम्बर्टो इको से पूछते हैं कि ये जो आपका नॉवेल है द नेम ऑफ द रोज, इसकी 10 मिलियन कॉपीज बिकी है और ये स्पेक्टिकुलरली तरीके से मीन्स एक शानदार ढंग से फेमस हुआ था। तो यहाँ पर आपने 5 नॉवेल्स लिखे हैं और आपने 20 के अबाव वर्क किया है, नॉन फिक्शनल वर्क लिखा है। अम्बर्टो इको यहाँ पर रिप्लाई करते हैं कि ओवर 40, मैंने 40 से भी ज्यादा लिखा है। मुकुंद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि ज्यादातर लोग आपको एज ए नॉवेलिस्ट जानते हैं, आप एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो, जो आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है, आपकी जो पहचान है, आप एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो, तो ज्यादातर लोग आपको यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की तरह नहीं, आपको एक नॉवेलिस्ट जानते हैं, क्योंकि आपका जो एक नॉवेल है द नेम ऑफ द रोज, ये इतना सक्सेस हुआ था। तो ये बात आपको बॉदर करती है क्या, परेशान करती है? अम्बर्टो इको कहते हैं यस, क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनकी जो एक पहचान है ना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की तरह ही है। वो हमेशा यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, कभी भी वो पैन क्लब की मीटिंग नहीं लेते, कभी वो राइटर्स की मीटिंग में नहीं जाते। तो वो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनकी जो एक पहचान है वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की तरह ही है। अब यहाँ पर मुकुंद कहते हैं कि आपका ये जो नॉवेल है ना द नेम ऑफ द रोज, ये बहुत ही सीरियस नॉवेल है। आपने उसमें मेटाफिजिक्स का भी टच डाला है, आपने उसमें थियोलॉजी का भी टच डाला है, आपने उसमें मेडिवल हिस्ट्री का भी टच डाला है। मेडिवल हिस्ट्री जो कि एक क्लासिकल एज हुआ करती थी इटली में। तो यहाँ पर मुकुंद का कहना है कि ये जो नॉवेल है द नेम ऑफ द रोज, जिसकी अमेरिका में 10 मिलियन कॉपीज ही बिक गई थी, तो ये इतना सीरियस नॉवेल है और एक डिटेक्टिव स्टोरीज भी इसमें दी गई हैं। तो यहाँ पर आपने इसमें मेटाफिजिक्स भी डाला है। मेटाफिजिक्स का मीनिंग होता है तत्व विज्ञान, थियोलॉजी स्टडी ऑफ गॉड एंड रिलीजियन, मेडिवल एज मीन्स मध्यकालीन इतिहास। तो आपने इतना सारा टच इसमें डाला है, तो क्या ये बात आपको पजल करती है? आप देखिए अम्बर्टो इको कहते हैं कि नहीं, मुझे पजल नहीं करती, ये जो जर्नलिस्ट होते हैं और ये जो पब्लिशर होते हैं ना, ये पजल हो जाते हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट और पब्लिशर का ये मानना है कि लोगों को इजी राइटिंग स्टाइल ही पसंद होती है, वो हमेशा पुराना और एक सी ही स्टाइल का पढ़ना पसंद करते हैं, वो ओनली इजी एक्सपीरियंस ही लेना चाहते हैं। लेकिन अम्बर्टो इको का ये मानना है कि ये जो द नेम ऑफ द रोज था ना, इसके जितने भी रीडर्स थे वो हमेशा डिफिकल्ट एक्सपीरियंस ही करना चाहते थे, मीन्स डिफिकल्ट रीडिंग स्टाइल में ही पढ़ना चाहते थे। अब यहाँ पर
देखिए मुकुंद कहते हैं कि आपका ये जो नॉवेल था द नेम ऑफ द रोज, ये इतना सक्सेस हुआ, तो इसके पीछे लोगों का ये मानना है कि आपने मिडिवल हिस्ट्री का जो टच इसमें डाला है, इसी वजह से ये नॉवल हिट हुआ है। अब यहाँ पर अम्बर्टो इको कहते हैं कि नहीं, मेरे से पहले भी कुछ लोगों ने अपने वर्क में मिडिवल हिस्ट्री का मीन्स मध्यकालीन हिस्ट्री का टच डाला है, लेकिन उनके वर्क इतने सक्सेस नहीं हुए। तो यहाँ पर अम्बर्टो इको लास्ट में कहते हैं कि इस नोवेल का हिट होना, इस नोवेल का इतना फेमस होना एक मिस्ट्री की तरह है। वो कहते हैं कि अगर मैं इसको 10 साल बाद लिखता या 10 साल पहले लिखता ना, तो ये नॉवल इतना हिट नहीं होता, लेकिन इस टाइम पर, जिस टाइम पर इसको लिखा गया, उस टाइम पर ये जो नॉवल था ये इतना सक्सेस हुआ। तो यहाँ पर अम्बर्टो इको कहते हैं कि इस नॉवल का हिट होना एक मिस्ट्री की तरह है। यहाँ पर मुकुंद पद्मनाभन और अम्बर्टो इको का जो ये इंटरव्यू है ये फिनिश होता है। तो यहाँ पर मुकुंद पद्मनाभन एंड अम्बर्टो इको के बीच में इतनी सारी बातें हुई, तो इंटरव्यू के माध्यम से, इंटरव्यू के मीडियम से ही आपने कितनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली कि अम्बर्टो इको कितना सारा वर्क किया करते थे, वो सेमियोटिक्स के प्रोफेसर हुआ करते थे, इतना सारा वर्क एक साथ कर लेते थे। और यहाँ पर वो मुकुंद पद्मनाभन को एम्प्टी स्पेसेस की वैल्यू भी बता रहे हैं कि वो हमेशा, अम्बर्टो इको हमेशा अपने खाली समय में वर्क किया करते थे। तो कितनी सारी बातें हमें इंटरव्यू के माध्यम से जानने को मिली, लेकिन कहीं कहीं इनकी ड्रॉबैक्स भी देखे जाते हैं, इनकी कमियां भी देखी जाती हैं। तो इसी के साथ ही ये जो शॉर्ट नॉलेज थी ये खत्म होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर एंड गुड बाय।